गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर लाइव नाउ टुडे। हम जैसे मॉर्निंग में क्या कर रहे थे, संविधान को प्रॉपर डेली डे बाय डे पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में हिंदी को पढ़ेंगे और इवनिंग में हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो हम हिंदी में कौन सी बुक पढ़ेंगे, यूनिवर्सल की बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इससे बाहर नहीं जाता है। इसका कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेट के जितने भी विगत वर्ष के एग्ज़ाम आते हैं, यूपी पीसीएस आरओ यारो या आपका पीजीटी, यूपी पीसीएस पेट, यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी यूपीएसआई, जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, आपको सारा कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो नो डाउट कि इससे बाहर कोई एक क्वेश्चन भी जाएगा। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और उसकी बोलियां हैं। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और उसकी बोलियों को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम 3 दिन में कवर करेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में कवर करेंगे। तो हम एक एक फैक्ट को अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्पत्ति, क्योंकि हम जब भी पढ़ेंगे तो बेस पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ताकि दोबारा जब रिवीजन हो तो हमें अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति को पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। और भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके जरिए हम अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों अभिव्यक्त को हम व्यक्त करते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को हम संकेत को हम भाषा कहते हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को रखता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और भाषा के 3 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है कि परिचर्चा, विस्तृत जब व्याख्या हो रही होती, विस्तृत हम बात कर रहे होते, तो उसको हम मौखिक बोलते हैं, मौखिक चर्चा। और लिखित चर्चा, लिखित चर्चा क्या होती है, कहानी निबंध लिखना लिखित चर्चा होती है। फिर सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा जिन शब्दों के द्वारा बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। उन्हें क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। तो हमें भाषा के व्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं, हमें इतना क्लियर हो गया, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, और भाषा की भी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। और जिन चिन्हों की, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो पहले क्या क्या होता है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक और अन्विति होता है। तो शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक क्रम को, वर्णों के सार्थक क्रम को जो निश्चित अर्थ दें उसे हम शब्द कहते हैं। और भाषा की लघुत्तम इकाई, सार्थक इकाई, जैसे कमल, नयन, चयन, ये क्या है, शब्द हैं। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों उन्हें हम वाक्य कहते हैं। तो भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है, वाक्य है। इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हिंदी किस भाषा से ली गई। हिंदी फारसी भाषा के शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ था। ठीक है, और इसका प्रयोग सबसे पहले ईरान के निवासियों ने किया था। किसने किया था, ईरान के निवासियों ने किया था। तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती, अपभ्रंश से। अपभ्रंश को ही हिंदी की जननी कहा जाता है, और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा, आदि जननी या देवभाषा भी कहते हैं। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और हिंदी की अपभ्रंश को हिंदी की क्या कहते हैं, जननी। क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। तो हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति को अच्छे से पढ़ लिया। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में, 3 भागों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी हमें पढ़ना होगा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा
1500 से ईस्वी से पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का इसका कार्यक्रम रहा। फिर वैदिक संस्कृत 1500 से लेकर 800 तक का, लौकिक संस्कृत या संस्कृत 800 से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हमने दो पार्ट में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर हम आते हैं मध्यकालीन में, क्या पाली और प्राकृत तो हमें पता होनी चाहिए। पाली जो थी बौद्ध धर्म की भाषा थी, इसका कारण 500 से लेकर 1 ईस्वी तक था, और प्राकृत का 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक था, और अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी, तो जो अभी तक चल रही। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के विभिन्न रूप हैं, जैसे सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, प्राचीन, महाराष्ट्रीय, पैसाची। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे सौरसैनी क्या है, मागधी क्या, अर्धमागधी, प्राचीन, महाराष्ट्रीय, पैसाची। आपको ध्यान से पढ़ना है, बस आपको मेरी एक बात को ध्यान से सुनते जाना है और ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए जाना है। अब हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे। हिंदी का विकास क्रम क्या है? सबसे पहले संस्कृत आई थी, सबसे प्राचीन भाषा है। फिर पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी। तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवहट्ट। और अवहट्ट नाम किसने दिया था? विद्यापति की कीर्तिलता की पुस्तक में अवहट्ट नाम दिया गया। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये हमारे हिंदी का विकास का क्रम है जो हमें ध्यान से पढ़ना है। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक है। और विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा नाम है। कौन सा नाम है? हिंदी का थर्ड नाम है। और ये बताइए, हमारे देश की, हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं, और राजभाषा के माध्यम से समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सेतु का कार्य करती है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और प्रत्येक 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इतना हमें क्लियर हो गया होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती। किस लिपि में? और देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि भी कहते हैं, और नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है। और देवनागरी लिपि किसका रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। और देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, यानी कि ये क्या होती है? ब्राह्मी लिपि जैसे बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमें इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है कि ये तहत ये प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। तो अनुच्छेद 343 में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया, जिसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें भोजपुरी भाषा को नहीं जोड़ा गया। हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि यही पूछा जाता है कि कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची से जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची से। भाग कौन सा था? 17वां भाग था, और 8 भाषा से संबंधित है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, और ये सारी भाषाएं, हमें 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। और हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना? कौन सा अनुच्छेद था और कौन सी लिपि थी, कौन सी भाग था, कौन सा अनुच्छेद था, ये हमको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजभाषा की संवैधानिक स्थिति की। तो भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 120 में, आर्टिकल 120 में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा का है, संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुच्छेद 120 के तहत भाग 5 के तहत प्रयोग की जाती है, और भाग 6 के अंतर्गत 210 में, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में यानी विधानसभा और विधान परिषद में प्रयोग की जाती है। और जब आयोग बना तो उसके अध्यक्ष भी बने थे। अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
और अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के रूप में प्रावधान किया गया। तो कुछ जब हमारी भाषाएं बन गई तो कुछ प्रादेशिक भाषा भी बनी। आपकी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला किनको? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल गया। आपको बस इतना ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। और राजभाषा क्या होती है कि राजकाज की भाषा होती है। राज्य अपने हिसाब से अदर स्टेट में अपनी राज्य की भाषा चला सकते हैं। जैसे नागालैंड में इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश बोली जाती है। वैसे मतलब स्टेट नाउ फ्री होते हैं कि आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं अच्छे से, कोई, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। अब हमने पढ़ाया, जो रिवीजन करते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। हिंदी किसकी भाषा की? संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा, हमने इतना आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि अपभ्रंश, उसकी उपभाषाएं क्या, उसकी बोलियां क्या हैं और बोले जाने वाले क्षेत्र क्या है। तो अपभ्रंश कौन सा अपभ्रंश है? सौरसैनी अपभ्रंश है। उसके अंदर उपभाषा कितनी? एक पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, जिसे हम कौरविन भी बोलते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। तो 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 2 बोलियां हैं। एक राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाती, डुडाड़ी और मालवी, ये 4 भाषाएं राजस्थान हिंदी के अंतर्गत है। फिर मागधी आता है। मागधी में आपका बिहारी उपभाषा है। उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये कहाँ इनके क्षेत्र हैं, ये भी तो आपको थोड़े से पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आता है तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। हम आपको भी पढ़ाते हुए चल रहे हैं। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां पाई जाती। अर्धमागधी के अंतर्गत 3 बोलियां पाई जाती हैं। फिर सौरसैनी अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, और बोले जाने वाले जो क्षेत्र हैं ये हमें थोड़े थोड़े से पढ़ते हुए चलना है। जैसे खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद आदि से राज्यों में बोली जाती है। तो ये हमें सब अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ये भी फैक्ट आएगा। फिर हम आपको सम्मेलन पढ़ा देंगे। सम्मेलन पहले हम आज हमने जो क्लियर पढ़ा है वो हमको अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागपुर में हुआ था, अपने भारत में हुआ था। और क्या इसका बोध वाक्य थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। फिर सेकंड आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे। 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तीसरा सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली में हुआ था। आपको सन नहीं याद हो रहे हैं, आप कोशिश करिए, अदरवाइज आपको देश जरूर याद होने चाहिए कि किस देश में कौन सा सम्मेलन हुआ था। और विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और विश्व जिसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी लोग आते हैं। तो 5वां सम्मेलन कब हुआ था? ये पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। और 6वां सम्मेलन लंदन यूके में हुआ था। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से लर्न करिए, फिर हम आगे आपको बता देंगे। 6वां सम्मेलन की बात करें तो 6वां सम्मेलन आपका पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था, ये एक देश पड़ता है, वहीं पर हुआ था जाके। और 8वां सम्मेलन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। फिर 9वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 10वां सम्मेलन फिर भारत में हुआ, भोपाल में। 11वां सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। और 12वां सम्मेलन नौरी फिजी में हुआ था। तो हमने इतना अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 दिन में चैप्टर को फिनिश करना है, तो अच्छे से समझ के चलना है कि कितनी अपभ्रंश, उपभाषाएं, बोलियां, बोले जाने वाले क्षेत्र क्या थे, विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। वैसे ही हम रेगुलर मनाते चले आ रहे हैं, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी हमको अच्छे से याद रखना होगा। और
हिंदी लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत को देववाड़ी हिंदी की आदिजननी भी कहते हैं। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा है। तो प्राकृत आप बता दीजिए, प्राकृत किसके? जैन धर्म की भाषा होती है। सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है और प्राकृत को साहित्य का प्राकृत भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद था। फारसी भाषा का शब्द है, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, अनुच्छेद कौन सा था, कितनी भाषाएं थी। ये आपको आज सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको 3 दिन में एक चैप्टर को फिनिश करना है। तो हमने आपको पढ़ा दिए, अब फिर हम इसके MCQ भी करवा देंगे। तो ये आपका चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। कल के बाद हम क्या करेंगे, इसके 10 या 20 MCQ कराएंगे, विद डिफाइन करेंगे आपको अच्छे से। तो आपको एक चैप्टर यानी कि आपको 30 डेज़ में अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी और इवनिंग में हम क्या पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना, आपको बस मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे।